हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 11 9th क्लास वर्क एंड एनर्जी के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं 11 से लेकर 21 क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। इससे पहले इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन और जो एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन है वो हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या है आपका, ये है आपका व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है इसके अंदर कि जैसे मान लिया आपकी क्या है, ये अर्थ है, ये अर्थ है आपकी। अर्थ के चारों तरफ कौन मूव करता है? सैटेलाइट मूव करते हैं। सैटेलाइट में जैसे हमने यहाँ पे ले लिया आपका मून, मून सैटेलाइट है आपका। ये क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन, कभी ये पोजीशन है कभी ये पोजीशन है, चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट। और हमने कौन सा सैटेलाइट लिया? जैसे कि मून ले लिया यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इस पे कितना फोर्स लगाएगी और जो वर्क डन होगा हमारा वो क्या होगा। तो देखिए इसमें जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। वर्क डन 0 क्यों होगा? इसका क्या रीज़न है? जो अर्थ है, अर्थ क्या करेगी? इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएगी। और ये क्या करता है, जब सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्ट इंटरवल के लिए वो एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो फोर्स लगा है आपका और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है आपके सैटेलाइट की वो 90 का एंगल क्रिएट करेंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे आपका क्या हुआ, अर्थ ने क्या किया, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई किया और यहाँ पे जो आपका जो सैटेलाइट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब 90 का एंगल बनेगा हमारा। सिंपली हम बोल सकते हैं अर्थ क्या करेगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगी, अर्थ का जो फोर्स होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगी सैटेलाइट की शॉर्ट इंटरवल के लिए, उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होगा। और जब भी हमारे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच 90 का एंगल बनता है उस टाइम पे हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। कहीं पे भी आपका सैटेलाइट आ जाए, जैसे यहाँ है आपका सैटेलाइट, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो जाएगी इसकी और ये क्या होगा? अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हर जगह पे यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री, जिसकी वजह से जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? मून के ऊपर 0, वह कितना हो जाएगा? 0। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्हेन ए सैटेलाइट मूव अराउंड द अर्थ, जब सैटेलाइट अराउंड करता है मूव अर्थ के, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्ट इंटरवल के लिए वो कैसी होगी? अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड द फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। और जो फोर्स लगेगा वो किसकी तरफ लगेगा? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। इसलिए जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है हमेशा परपेंडिकुलर रिलेशन बनाएंगे, इस तरह का रिलेशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। इसलिए जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से वो क्या होगा? 0। वर्क डन कितना होगा आपका? 0। क्वेश्चन नंबर 12, कैन देयर बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट थिंग? डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड टीचर। इन्होंने बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया है तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? बगैर फोर्स के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? ये आप इसका आंसर करेंगे यस, पॉसिबल है। तो देखिए ऐसा क्यों है? बगैर फोर्स के भी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकती है? सबसे पहले आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इन्होंने बोला फोर्स नहीं लगाना है आपको, फोर्स नहीं लगाना तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? 0। जब फोर्स 0 है तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। लेकिन आपको पता ही है कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 नहीं हो सकता, तो हम मास को कभी 0 नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा? एक तो एक्सेलरेशन उस केस में 0 हो सकता है अगर चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, चल ही नहीं रहा है ऑब्जेक्ट जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है यहाँ पे, जब एक्सेलरेशन आपका 0 होगा उसमें क्या हो सकता है आपका? जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन, तब आपका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? तो आपको पता चल गया यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 किस केस में हो सकता है? चाहे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर उसका मोशन यूनिफॉर्म हो और वो भी किस में हो? एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में तो उस टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। फोर्स 0 है लेकिन स्ट्रेट लाइन में मोशन करने की वजह से ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उसकी। सो हम बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ फोर्स में भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर सकता है।
क्या सिचुएशन होनी चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होगी लेकिन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, तभी डिस्प्लेसमेंट होगी इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। Next question, a person hold a bundle of hay over his head for 30 minutes and get tired. Has he done some work or not? Justify your answer। देखिए कोई भी पर्सन है, उसने क्या किया है, उसने अपने सिर के ऊपर क्या किया है, लकड़ियों का एक गट्ठा उठा रखा है, 30 मिनट तक उसने उठा के रखा, ये वो थक गया है, तो क्या उसने काम किया है? अकॉर्डिंग टू साइंस के स्टूडेंट बताइए क्या काम किया है उसने, क्या नहीं किया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका 0, वहीं पे खड़ा हुआ है वो, ठीक है। लेकिन जो उसकी मस्कुलर एनर्जी है, उसने उठा के रखा उसको, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, कुछ एक एनर्जी उसकी वेस्ट हो गई है, इसलिए वो क्या हो गया, थक गया है। लेकिन वर्क डन उसका कितना है, 0 है, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और क्या होगा, जो फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, जो हेयर रखा हुआ है उसने अपने सिर के ऊपर, वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या आपका, ये है आपकी डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। तो देखिए आपको पता है जो पावर है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी बाय टाइम। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एनर्जी निकालना है, तो हम पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। तो देखिए पावर और टाइम आपको दोनों गिवन है, पावर गिवन है आपको 1500 वॉट और टाइम गिवन है आपको 10 आवर्स। लेकिन जो आपके घर पे जो यूनिट ऑफ एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो किस में निकल के आती है, उसकी यूनिट किलोवाट आवर में। लेकिन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो आपकी एनर्जी किस में निकल के आएगी, वाट आवर में, क्योंकि टाइम आपको आवर्स में है और पावर आपको वाट में है। तो आपको पावर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वाट से किलोवाट में। तो आपके पास कितना वाट है, 1500 वाट है, कितना वोट है आपके पास, 1500 वोट है। तो इसको आप क्या करेंगे, 1500 वोट को आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, इनटू टाइम कितना है, 10 आवर्स है, 10 आवर्स इज इक्वल टू, अब ये होगा आपको इस 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा आंसर यहाँ पे, 15 किलोवाट आवर। क्या आ गया आपके पास एनर्जी यहाँ पे, 15 किलोवाट आवर, क्योंकि आपको एनर्जी को किस में निकालना था, किलोवाट आवर में। अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 को 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶, ये आ जाएगा आपका आंसर जूल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है आपको इस क्वेश्चन में, वो आपको जूल में ही निकाल के दिखाया गया है। तो जूल में भी आप इसको आंसर को कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया है आप किलोवाट आवर में भी अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस कीजिए। द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब to one side and allow it to oscillate. Why does the bow eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it violation of the law of conservation of energy? तो देखिए पहले आपको समझाना है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में किस एनर्जी का किस एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, और जो बॉब है वो रेस्ट में क्यों आ जाएगा, और यहाँ पे क्या कोई वॉयलेशन है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो यहाँ पे कोई वॉयलेशन नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो पहले देखिए क्या क्या केस हो सकते हैं। ये है आपका रिजिड सरफेस, जहाँ से आपने बॉब को क्या कर दिया, टाई कर दिया है, ठीक है, पेंडुलम की तरह हो गया अब आपका ये। जब आप इसको मूव कराएंगे तो एक हाईएस्ट पोजीशन तक यहाँ पे जाएगा आपका ये बॉब, एक हाईएस्ट पोजीशन तक यहाँ पे जाएगा। तो देखिए जब ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, इसको नाम दे दिया यहाँ पे बी और इसको यहाँ पे नाम दे दिया है सी। अब देखिए ये कुछ ग्राउंड से हाइट पे है, यहाँ से भी ग्राउंड से कुछ हाइट पे, और यहाँ पे ग्राउंड के साथ ही है। तो जब भी आपके पास H की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब आप वहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपका बिल्कुल ही ग्राउंड पे है आपका बॉब, तो उस टाइम पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि H की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे आपका सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सेम आपका यहाँ पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी 0। तो देखिए अब एक्सप्लेनेशन में यही बताया गया है। एट द पॉइंट बी एंड सी
पेंडुलम बोब इज एट मैक्सिमम हाइट। बी और सी पॉइंट पे जो बोब का पेंडुलम होगा, जो पेंडुलम का बोब है वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट। मतलब काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल में पोटेंशियल में चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। यही हो रहा है ना, एक जगह पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, एक प्लेस पे ए प्लेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो इस तरह से चल रहा है आपका यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, और जो टोटल एनर्जी होगी आपकी मैकेनिकल एनर्जी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे बोला है कि जो हमारा जो ये बोब है ये रेस्ट में क्यों आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी फ्रिक्शन है आपका, यहाँ पे सरफेस से पेंडुलम के साथ, और यहाँ पे आपकी हर जगह पे क्या प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी, जो बोब पे क्या लगाएगी, फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। तो धीरे 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 आपके बोब की जो स्पीड है वो कम होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा कि रेस्ट में क्यों आ जाएगा आपका बोब। और जो एनर्जी के साथ क्या हुआ है, एनर्जी धीरे धीरे कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है बोब की वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो आपकी कुछ यहाँ पे फ्रिक्शनल एनर्जी जो कि एयर को रेजिस्टेंस करने में वहाँ पे चली गई है, कुछ आपकी साउंड एनर्जी, तो इस तरह से कुछ आपकी हीट एनर्जी, तो इस तरह से आपके एनवायरनमेंट के अंदर कुछ एक एनर्जी आपकी लॉस हो गई है। और धीरे धीरे कर करके एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। कोई वोलेशन ऑफ एनर्जी हुआ यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन में नहीं, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी और जो काइनेटिक एनर्जी है उनका जो सम है हमेशा वो क्या रहता है, कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास बोल दिया है m, वेलोसिटी बोल दी है v। उस पर आपको कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि उसको रेस्ट में ले आए हम, मतलब कितना वर्क करें ताकि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए उस ऑब्जेक्ट की जब वो मोशन में, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट का मास क्या है m, m रख दिया हमने। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है v, v रख दिया हमने। अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेके आना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमें कितना करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अगर ये जीरो हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, जब आपकी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में आएगा तो आपका जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको आपको जीरो करना है। ठीक है, तो आपका वर्क डन क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा ताकि आपका ऑब्जेक्ट किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए एक कार है जिसका मास दे दिया गया है, वेलोसिटी दे दी गई है, आपको वर्क डन बताना है कि उसको स्टॉप करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मास गिवन है हमें, वेलोसिटी कार की हमें गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। तो 60 को आप क्या करें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट, तो भी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो आप इसको ऊपर किससे मल्टीप्लाई करें, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे आपके, 3600। तो ये सोल्व करने के बाद आपका हो गया, वेलोसिटी हमारे पास आ गई मीटर पर सेकंड में। अब हमें क्या करना है, कार के मोशन को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है कार को हमें। तो कैसे रुकेगी कार हमारी, हमें पता चल जाए पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, हाफ एम वी स्क्वायर से। मास हमारे पास पता है, हमारे पास वेलोसिटी भी है, इसको सोल्व करने के पास हमारे पास आ गई है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमें कार को स्टॉप करना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी हमें, जीरो। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर हमें स्टॉप करना है तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लाना पड़ेगा, हमें जीरो लाना पड़ेगा। तो हमारा वर्क डन कितना होगा, हमारा वर्क डन हो जाएगा जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा हमारा ये, क्योंकि इसी को तो हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को ही तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो कितना काम करें हम उस कार के ऊपर ताकि वो स्टॉप हो जाए, जितना की उसकी काइनेटिक एनर्जी है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मोशन में है और उसको लेके किस में आना है,
रेस्ट स्टेट में लेके आना है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0 में से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, वर्क डन टू स्टॉप द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे आपके पास 3 केसेस हैं। किस केस में आपका जो फोर्स है और जो वर्क है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होगा। ठीक है, आपको बताना है स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। किस पोजीशन में या किस सिचुएशन में आपका वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन में फोर्स लगा हुआ अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपकी हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का। और जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपका क्या होगा, वर्क डन 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। वर्क डन फर्स्ट केस में 0। सेकंड केस में देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वहां पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव। थर्ड केस चेक कीजिए, फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुई है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में नो वर्क, सेकेंड केस में पॉजिटिव वर्क और थर्ड केस में नेगेटिव वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सोनिया सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्स आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर, व्हाई। उन्होंने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी एक्सेलरेशन क्या है, 0 हो सकती है क्या, उसके ऊपर फोर्स लगाए गए हैं बाहर से, तब भी उसकी एक्सेलरेशन 0 हो सकती है क्या। ठीक है, तो देखिए अब इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शन इज 0। अगर किसी, और जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है, एक इस डायरेक्शन से और एक इस डायरेक्शन से, इन्होंने बोला है कि फोर्स लगाया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं हो रही है। ये कब होगा, जब इस पर जो फोर्स लगाया जाएगा, जितना इस डायरेक्शन से लगाया जाएगा उतना इसी डायरेक्शन से लगाया जाएगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, 0। मान लिया 5 न्यूटन यहाँ से लगा और 5 न्यूटन यहाँ से लगा, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा। तो आपको बताना है जब रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी के ऊपर लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन से, अगर वो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तब एक्सेलरेशन क्या होगी हमारी, 0। तो यही बताना था हमें। तो आपको लिखना है जब फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, तब हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स 0 तो मास इनटू एक्सेलरेशन भी 0, लेकिन मास कभी 0 नहीं होगा। एक्सेलरेशन 0 हो सकती है जब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, 0 हो, नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। 20th क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। यहाँ पे बोल ही दिया आपको कि ये जो एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है वो किलोवाट आवर में फाइंड आउट करनी है। कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस 4 डिवाइसेस पे। 4 डिवाइसेस जिसकी पावर कितनी है, 500 वाट है। हर ऑब्जेक्ट की पावर, हर डिवाइस की पावर 500 वाट है, तो टोटल कितनी हो जाएगी पावर यहाँ पे, 2000 वाट। 4 डिवाइसेस हैं, 500 एक की पावर है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2000 वाट। टाइम कितना है, 10 आवर्स है। निकालनी क्या आपको एनर्जी, पता है आपको पावर किसके इक्वल होगी, एनर्जी बाय टाइम। निकालना आपको एनर्जी है तो क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। अब देखिए पावर कितनी है आपके पास, 2000 है, वाट में है, लेकिन आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा, किलोवाट में। 1000 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 30 से 30 कैंसिल हो गई, तो आपके पास कितनी आ गई, आपके पास पावर आ गई है आपकी 2 किलोवाट। ठीक है, अब उसके पास टाइम कितना है, 10 आवर है, तो एनर्जी कितनी हो गई आपकी, 20 किलोवाट आवर। यही निकालना था आपको, 20 किलोवाट आवर। तो ऐसे आप निकाल देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन चेक कीजिए क्या गिवन है आपको, 20 ही गिवन है। इन्होंने लास्ट में क्या किया है, वाट आवर से किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया है। हमने पहले ही उसको वाट से किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 21st। अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको क्या किया गया है, नीचे गिराया गया है इस ऑब्जेक्ट को। अभी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, ग्राउंड पे आ गया है, सेम ही ऑब्जेक्ट है आपका। तो इन्होंने बोला है कि इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ से गिराया गया और यहाँ ग्राउंड पे टच हुआ ये आके, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ। ठीक है, कहाँ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आया या पहुँचा ग्राउंड पे, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कुछ तो हीट एनर्जी में।
ठीक है। हीट एनर्जी में कैसे, जो ये ऑब्जेक्ट है और जो ग्राउंड है इसके बीच में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ, ठीक है, और आपकी हीट जनरेट हुई कोलिजन की वजह से, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कुछ आपको आवाज़ आएगी जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराएगा, तो कुछ एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, साउंड एनर्जी। और कुछ एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। किसकी वजह से, चेंज ऑफ शेप और डिफॉर्मेशन। जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो इसकी शेप में कोई चेंज आएगा, तो वो हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोल सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो किस में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी।